क्या है सेल्स? सेल्स बेसिकली यही है कि किसी के इच्छा या जरूरत को पूरा करना ताकि दोनों आदमी सेटिस्फाई हो सके और उससे किसी का फायदा हो सके। ब्रांड आप बने नहीं, पैसों की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या पहले उन्हें अपने ब्रांड पे काम करना चाहिए? ये ब्रांडिंग आप कर रहे हैं। ब्रांड कैसे बनता है? तो ब्रांड बनाने का सबसे आसान तरीका है भैया कि जो प्रॉमिस की वो डिलीवर कर दो आप। कस्टमर लॉयल्टी जैसी कोई चीज क्या अभी बची है मार्केट में, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी? अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर में लॉयल्टी नहीं है, इसका मतलब आप कस्टमर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि मेरा कस्टमर कौन है, तो लॉयल कहाँ से होगा? कि आदमी बिजनेस में पैसा कमाने ही आ रहा है। पैसे कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पैसे कमाना तो चोरी भी करके कमा सकते हो यार, ठीक है, जॉब करके कमा सकते हो, बिजनेस करके कमा सकते हो, जमीन व्यापार का कुछ भी कर सकते हो ना। तो क्यों ना ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। पैसा तो वहां भी बहुत कमाएगा। देखिए आज गूगल मैप्स है, अमेजन है, इतनी सारी चीजें हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। लेकिन हम मानते हैं कि हम सेल्स नहीं कर सकते। सेल्स ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में, कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है। हर आदमी सेल्स कर रहा है। शाहरुख खान सेल्स कर रहा है, अलग पांडे सेल्स कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर सेल्स करके गए हैं, एमएस धोनी सेल्स करके गए हैं। जितने भी लोग हैं या तो अपना कला बेच रहे हैं, या अपना समय बेच रहे हैं, या कोई टैलेंट हुनर कुछ भी बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो हर आदमी रहा है। सेल्स की चुनौतियां क्या है? जब आदमी ये सोचने लगता है कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट होना, सबसे बड़ा चुनौती वही होता है। इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो है किसी का भरोसा जीतना। भरोसा अगर आप जीत लेते हैं तो आप मानिए कि आप पूरी लड़ाई, पूरी दुनिया जीत लेते हैं। और जब ये भरोसा सेल्स के फील्ड में आपको जीतना हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको किसी को कोई सामान बेचना है, उससे पैसे लेने हैं। और इस दुनिया में एक मुश्किल काम यह भी है कि आप किसी दूसरे की जेब से पैसा कैसे निकालें, क्योंकि मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, उसके बावजूद आपको खुद को बेहतर साबित करना है। तमाम तरह के रिजेक्शन होते हैं, तमाम तरह की चुनौतियां हैं। और इसी तरह की चुनौतियां जो सेल्स में हैं वो व्यापार में भी हैं, जो प्योर बिजनेस कर रहे हैं। तो इन्हीं चुनौतियों को, व्यापार की चुनौतियों को, सेल्स की चुनौतियों को हम समझेंगे, और इन्हें हमें बेहतर तरीके से समझाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एनपी सूर्या जी, जो सेल्स ट्रेनर हैं, बिजनेस कोच हैं। थैंक यू सो मच समय देने के लिए। थैंक यू। और सेल्स मतलब तमाम टेक्निकलिटीज में जाने से पहले कुछ पर्सनल सवाल हैं, पर्सनल अनुभव है, वहां से मैं शुरू करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल भाई। लेकिन उससे पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या सूर्या जी शुरुआत से ही सेल्स, मतलब ये जर्नी यहां तक जो आई है उस जर्नी की बात करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे सेल्स में जाऊं। वेरी नाइस। तो ये आपने शुरुआत जो किया वो इससे किया कि सेल्स बहुत कठिन है, और ये बात बिल्कुल सही है। जब मैं सेल्स ट्रेनर नहीं था या फिर सेल्स के फील्ड में नहीं था तो मुझे भी इतना ही कठिन लगता था, और ये सभी को लगता है। आई थिंक कि चाइना अगर इंडिया से आ गया तो उसका एक सबसे बड़ा कारण भी यही है कि बहुत सारे भारतीय को ये बहुत कठिन काम लगता है। हम लोग बेचने में बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। इसको एक नोबल प्रोफेशन के रूप में नहीं देखते। बड़ा अजीब सा ये प्रोफेशन है, जैसा पे आपको कि भाई बेचना होगा, चिपकाना होगा, दूसरे को ये करना होगा, बहुत रिजेक्शन मिलता है, इसमें डर होता है। तो यहाँ पे एक चीज है, जैसे गाड़ी चलाना, आप कार चलाना जानते होंगे। जब कार आदमी कोई नहीं सीखा होता है, जब मैं नहीं सीखा था तो मुझे बड़ा टफ लगता था ये। इनफैक्ट कि कोई भी ड्राइविंग, साइकिल तो सबसे कठिन है। जब आदमी नहीं सीखा होता कितनी बार गिरता है। मुझे भी कार का ये लगता था कि यार अगर आप बाइक और ये चला रहे हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सामने देखना है, यहाँ पे आपको लेफ्ट भी साइड बचानी है, बैक मिरर भी देखना है, सामने भी देखना है, कोई राइट से घुस जा रहा है, कोई लेफ्ट से घुस जा रहा है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि जब कार आदमी नहीं सीखा होता है तो कितना कठिन लगता है। जस्ट आप इसको सेल्स के रूप में देख सकते हैं कि जब सेल्स आदमी नहीं सीखा होता है, क्योंकि जो भी सेल्स कर रहे हैं मैक्सिमम वो लोग हैं जो कभी सेल्स के फंडामेंटल को नहीं समझ पाए, उसके विज्ञान को नहीं समझ पाए, उसके कला, उसके साइंस को नहीं समझ पाए, इसलिए बहुत कठिन वो लगता है, उससे डर लगता है। और यही कारण है जो कि हम लोग आज पहले तो मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा हर्ष भाई आपका कि आपने बुलाया और ये मौका दिया कि हम इस पे बात करें, जो कि इतना कठिन सब्जेक्ट अपने आप में है। लेकिन मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं कि अगर पूरे मन से कोई इस पॉडकास्ट को सुनता है, टॉक को सुनता है, तो शायद सेल्स से आसान उसको दुनिया में कोई चीज नहीं लगेगा। तो मतलब मुझे भी, मैं सोच रहा हूँ कि जब 1 घंटे बाद हम करके उठेंगे तो मुझे लगेगा, आई होप सो, क्योंकि मुझे सबसे मुश्किल काम सेल्स लगता है। मतलब मैं मानता हूँ मैं चैलेंज के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स का और सारे जो चीजें का, बल्कि जो भी चीजें चल रही हैं उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल लेमन भाषा में और आसान शब्दों में बेसिक एग्जांपल के साथ आपको समझाने के लिए, और ये मजा आएगा बात करने में। ठीक है, सेल्स क्या है?
मतलब समझ में आता है कि बेचना है, ठीक है, लेकिन ये उससे कहीं अलग है। अगर अलग आप है। इसकी अगर देखिए, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे हम्म। बजट में 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसके बाद आपकी ही ये जिम्मेदारी बन जाती है, अगर आप उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप वो मुझे बेचें। ओके, तो क्या है सेल्स? अगर खाली बेचने से छोड़ दिया जाए, बेचने को कह Okay. देते हैं कि बेच रहे हैं। ठीक है। सेल्स देखिए, आप इतना सिंपल है कि किसी की कोई जरूरत या फिर उसकी इच्छा, नीड और वांट्स, किसी की कोई नीड है, किसी का कोई वांट है, उसको पूरा करना, इस तरीके से पूरा करना ताकि दोनों आदमी को, जो पूरा कर रहा है और जो पूरा करने वाला है, दोनों का कुछ बेनिफिट हो, ये चीज सेटिस्फाई हो सके, ओके। उसमें से कुछ प्रॉफिट जनरेट हो सके, और बेस्ट केस में ये चीजें अगर कंप्लीट होती है ना, चाहे वो मार्केट में वैसी चीजें हैं जिसका ऑलरेडी कोई मतलब क्या है ना, कि एक ऐसी चीज होती है जिसका ऑलरेडी मार्केटेड होता है, जैसे रोटी सब्जी सब लोग खाते हैं भाई, पता है, पता है, उसका खोल लिया। लेकिन जब मैगी जब आया था, तो वहां पे कोई इंडिया में कोई मैगी नहीं खाता था। तो मैगी ने क्या किया, पहले इच्छा लोगों का जगाया। ये नीड नहीं था, नीड तो रोटी कपड़ा मकान है भाई, रोटी तो मिल रहा है, सही बात। लेकिन वांट, पानी हम लोग पीते हैं, बिस्लेरी आया और बॉटल में पानी पिलाने लगा। तो दो तरीके का मार्केट होता है, एक होता है कि आपका क्रिएटेड मार्केट है, और एक है जो मार्केट हम क्रिएट करते हैं। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिल रही है जो मार्केट क्रिएट किया गया है, उसके पीछे बहुत साइंस है, बहुत वो चीजें हैं। लेकिन सेल्स बेसिकली यही है कि किसी के इच्छा या जरूरत को पूरा करना ताकि दोनों आदमी सेटिस्फाई हो सके और उससे किसी का फायदा हो सके, और ये चीजें चलती रहती हैं, तो उसको हम सेल्स कहते हैं। चुनौतियां, सेल्स की चुनौतियां क्या है? देखिए, सेल्स की चुनौतियां यहीं पे आती है, जो डेफिनेशन मैंने बोला था कि दोनों आदमी का प्रॉफिट। जब आदमी ये सोचने लगता है कि सिर्फ मेरा प्रॉफिट हो ना, सबसे बड़ा चुनौती वही होता है कि हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम बेच दें इनको, हमको कोई मतलब नहीं है हर्ष भाई कि आपका इसमें आपका कोई इच्छा पूरा हो रहा है, कोई जरूरत पूरा हो रहा है, कोई सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है। हम तो बस चाह रहे हैं कि अपना बेच के निकलें और पैसा हमको मिल जाए, उसका कोई सर्विस से मुझे लेना देना नहीं है, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा आपके लिए काम कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। और ये लोग करते भी हैं। आप देख लीजिए, आप डील जब कर लेते हैं, कई बार आप कॉल करते हैं तो फिर वो फोन नहीं उठाता है बंदा, फिर कितना दिक्कत होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेल्समैन है या जो भी कंपनी है, अगर वो सेल्स चाह रही है तो उसे ये समझना होगा कि जो पैसा आप में इन्वेस्ट कर रहा है, बिल्कुल उसकी भावनाओं को, उसके पैसे की कीमत को आपको भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। एग्जैक्टली, वैल्यू इसी को तो कहते हैं। एक होता है पैसा का कीमत, यानी कि जो बोला आपने, जितना पैसा दिया, बट जो चीजें आपको मिली, इसलिए एक टर्म बना वैल्यू फॉर मनी। तो हम लोग हर चीज, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, ऐसा नहीं है कि आप अमीर से कोई चीज खरीद लेंगे, अमीर को कोई चीज बेच देंगे। अमीर है तो भाई वो वैल्यू समझता है, उसको तो और आपको वैल्यूएबल चीज देनी होगी। जैसे हम लोग इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, तो पॉडकास्ट कहीं ना कहीं एक स्टूडियो में लाइट जल रहा है, एसी चल रहा है, एक चीजें हैं, रेंट इसका कुछ होगा, लेकिन हम इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई करोड़पति आदमी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो शायद 50,000 चार्ज कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी वो उतना ही वैल्यू में चाहिए जितना इसका वैल्यू है। तो इसीलिए टर्म कॉइन किया गया कि जो हम चीजें मिल रहा है वो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। और जनरली लोगों को ऐसा समझिए कि जो पैसा देता है ना, लगभग उससे ज्यादा का वैल्यू का सामान जब उसको मिलता है तो अच्छा लगता है। आपको मार्केट में ये चीज करना होता है। इंडिया में ये है। बिल्कुल। अगर हम अभी जो दिवाली से पहले पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, दिवाली सेल आती है, ठीक है, फ्लिपकार्ट, बिग बिलियन, ये सब चलता है। बिल्कुल। मतलब कितने हजार करोड़ का बिजनेस होता है इसमें, बहुत। तो जो आपने कहा अभी कि अगर उसे लग रहा है कि मैं इतने पैसे में ज्यादा की चीज ले पा रहा हूं। अब देखिए, यही फोन है जो कि ऐसे नॉर्मली मान लीजिए कि 40,000 का बिक रहा था। अब वो देख रहा है, बंदा को फोन लेना है, आईफोन लेना है, और वो देख रहा है, 2 महीने से वेट कर रहा था। अब जैसे दिवाली से लाया, इस पे एक्स्ट्रा 20% और डिस्काउंट सपोज लो मिल गया, तो इसको अब 30,000 में मिल रहा है। 40,000 से कितना पे आ गया, 30,000 पे। अब उसको लग रहा है कि सीधे मेरा ये प्रॉफिट है, भाई फोन की कीमत तो 40 थी ना, अब हमको ये 30 में मिल रहा है, तो अब उसके लिए वैल्यू ज्यादा क्रिएट हो गया, वैल्यू फॉर मनी हो गया ये। तो यही चीज है कि आप जो भी दें उसको। हम लोग के पास बहुत सारे यहाँ प्रोडक्ट्स भी हैं, कैमरा से हम लोग शूट कर रहे हैं, कैमरा खरीदना हो, आजकल हर कोई वीडियोस बनाता है, जो भी सामान है सर, वो सामान की कीमत नहीं, वो वैल्यू चाहता है, वैल्यूएबल चीज चाहता है, वैल्यू चाहता है। आपको अगर बेचना है तो आप जो भी आप सर्विस देंगे या फिर आप प्रोडक्ट बेचेंगे, 2 ही चीज बेच सकते हैं आप। 2 ही चीज बेचा जाता है, या तो कोई प्रोडक्ट हो, जैसे माइक एक प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन इनका जो पॉडकास्ट हम लोग कर रहे हैं तो एक सर्विस है। तो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आपको देना है, उसको आपको वैल्यूएबल बताना है कि ये वैल्यूएबल है, जो आप पैसा दे रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको मिल रहा है, तब जाके कमाल होगा। क्योंकि मैं इस जो सेल का मैंने भी जिक्र किया, इससे मैं थोड़ा ये समझने की कोशिश करूंगा कि जैसे एक फोन आप सपोज करिए, एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि सैमसंग का कोई फोन, ठीक है, जो लेटेस्ट मॉडल है 25 अल्ट्रा, वो शायद
1.11 1.20 के आसपास मिला। बिल्कुल। S24 अल्ट्रा जो 1 साल पुराना मॉडल है वो 72-74 में मिला। लास्ट ईयर जब वो लेटेस्ट था वो भी उतने में ही मिल रहा था। ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब सेल आएगी तो ये S25 अल्ट्रा जो लेटेस्ट है ये 1 साल पुराना होगा और ये उस कॉस्ट में मिल रहा होगा। तो कंपनीज किस मार्जिन के हिसाब से अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाती हैं, क्या उनकी सेल्स स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपसे समझने की कोशिश करूंगा हर प्रोडक्ट को लेके, मतलब एक जनरल वे में। देखिए ये तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये फोन का दाम फिर घट क्यों रहा है हर साल? हाँ, अगर ये भी है ना, अगर जब फोन का उतना वैल्यूएबल है तो फिर हर साल क्यों घट रहा है? इसके पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स के अलावा भी और सारी चीजें होती हैं जो हम लोग बाद में जिक्र करेंगे, जैसे मार्केटिंग होता है, उसकी ब्रांडिंग होती है, ब्रांड इमेज होता है। तो फोन आज का जो ये आपने जिक्र किया ना, फोन आज सिर्फ एक फोन नहीं रह गया है, वो एक आदमी का पर्सनालिटी, उसका ब्रांड का पहचान बन गया है। राइट। अब नया फोन क्यों महंगा मिलता है? क्योंकि वो सिर्फ फोन नहीं है, वहां पे सिर्फ काम नहीं होगा। भाई आपके पास एप्पल का 17 प्रो मैक्स है क्या? उसकी इमेज आइडेंटिटी है। जब इतना आप कर रहे हो तो फिर वो क्यों नहीं है भाई? तो वो जो कंपनी पैसा चार्ज करती है ना, वो सिर्फ इसलिए चार्ज नहीं करती क्योंकि उसका फोन का एक प्रोडक्ट का वैल्यू है, उसका वैल्यू फॉर मनी है, बट इसलिए भी है क्योंकि आपका ब्रांड इमेज उससे एसोसिएटेड होता है। आप घड़ी भी पहनते हो, घड़ी 5,000 का भी है और 50 लाख का भी है, बट जब आप ब्रांडिंग को घुसाते हैं तो सेल्स में एक चीज कहते हैं कि अगर आपको बहुत, या तो आप बहुत ज्यादा लोगों को बेच दीजिए और मिनिमम प्रॉफिट पे कोई चीज बेच दीजिए, ठीक है। बल्क उसको बोलते हैं कि बल्क में हम भाई जो भी बनाते हैं हम बल्क में बेचेंगे, हमारा मार्जिन बहुत कम होगा। एक तो ये पहला सेलिंग स्ट्रैटेजी। हम ये क्वेश्चन हम जो डील कर रहे हैं ये सेल्स स्ट्रैटेजी का है, जो हम लोग आगे ले भी सकते हैं डीप में। तो ये सेल्स स्ट्रैटेजी में आता है कि भाई हम या तो बल्क को माल बेचें और प्रॉफिट मार्जिन कम रखें, या दूसरा स्ट्रैटेजी होता है कि हम बहुत कम लोगों को माल बेचें लेकिन बहुत ज्यादा मार्जिन हम रखें। बहुत ज्यादा मार्जिन। वहां पे गेम क्या होता है, वहां पे ब्रांड बनाना पड़ता है। जैसे जो फरारी है या फिर जो भी महंगे जो ब्रांड आप देखते हैं, वो ब्रांडिंग के लिए लाइन लगी हुई है, 1.5-2 लाख 2.5 लाख का फोन है, और अगले साल इसी ले लेना आप 60-70 हजार में। इस बार सेल्स में 16 बिका ना, बिका। मैं वही समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या, क्योंकि वहां पे वही है, वहां जो चीज है वो ब्रांड इमेज जिसको बोलते हैं ना, हमारे बिजनेस के अंदर एक टर्म होता है ब्रांड इमेज। जब आपका वो चीज पैसा ब्रांड इमेज को बनाने में लग रहा है, वो चीज जो आज आपके पास अगर 17 प्रो हो तो जो ब्रांड इमेज अब बनेगा वो अगले साल आपका नहीं बनेगा, क्योंकि अगले साल शायद जिसके पास 18 होगा वो उसका ब्रांड इमेज बनेगा। तो पैसा आदमी ब्रांड का देता है। जैसे कोका कोला का एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। कोका कोला का अभी आप वैल्यूएशन चेक कीजिएगा, आई थिंक कि कितने 100 बिलियन का है, और उसके अंदर जो रिसर्च अभी आता है कि उसका 90% जो वैल्यूएशन है ड्यू टू इट्स ब्रांड इमेज। वो पैसा उसका है ही नहीं, ना इन्वेंट्री है ना कुछ है, 90% जो पैसा है वो उसका ब्रांड इमेज के कारण से है, जो कोका कोला ने मेंटेन किया है। तो आप देखिए, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप ट्रेनर है, जैसे मैं ट्रेनर हूं, तो ट्रेनर 5,000 में भी लोग जाते हैं 1 घंटे का प्रोग्राम करने, 50,000 में भी जा रहे हैं, और मैं ऐसे कई सारे ट्रेनर्स को जानता हूं जो 5 लाख भी लेता है। तो फर्क क्या है? फर्क होता है जब आप बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो आप अपने ब्रांड पे काम करते हैं, आपका ब्रांड इमेज वहां बिकता है। आपने 2 चीजें कही कि या तो हम कम मार्जिन के साथ बल्क में माल बेच दें, बिल्कुल, या ब्रांड बना लें। और जो सेल्स और बिजनेस के इनिशियल फेज में है, ठीक है, उसे किस पे काम करना चाहिए इन दोनों में से? नहीं, ये बिल्कुल कोई नियम नहीं है कि कोई हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसी पे करेंगे। देखिए, जो पहला वाला केस है उसको हम लोग चाइना सिंड्रोम में बोलते हैं। इट इज चाइना सिंड्रोम कि भाई चाइना क्या करता है, बल्क में कोई चीज बनाता है और पूरा ग्लोबल एक्सपोर्ट करता है। मार्जिन जो है वहां पे पैसे में है, मतलब समझिए 1 पैसा 2 पैसा मार्जिन पे कॉस्ट बेचता है। लेकिन चाइना के कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं या फिर ऐसा भी कुछ ब्रांड होता है जो शुरुआत से ही उसको पता था कि भाई हमको तो इलीट क्लास को ही सर्व करना है। आपके पास पैसा है, आपने प्रोडक्ट बनाने में बहुत दम लगाया। जैसे राज समानी का हम एग्जांपल लेते हैं। अब राज समानी अभी आई थिंक इंडिया के नंबर टॉप 5 पे तो पॉडकास्टर में चल ही रहे हैं, ठीक है। अब अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं, ये तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा। तो अब उनका कोई चाहता है कि उनके साथ पॉडकास्ट करना, तो आप उनके टीम से बात करेंगे, आपको हैवी कॉस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ब्रांड बिल्ड किया है। और ये शुरुआत से ही था, ऐसा नहीं है राज समानी जब से पॉडकास्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 10,000 में आप उनके साथ पॉडकास्ट कर लेंगे। उनका पहले ही इनिशियल कॉस्ट भी बहुत हाई था। उन्होंने उनका ग्रुप चलता है हाउस ऑफ एक्स करके। अच्छा। तो हाउस ऑफ एक्स भी वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे ब्रांड को अपने साथ मिला करके उनकी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। और वो सारे ब्रांड जैसे ही आप सुनेंगे ना, इसका मतलब वो महंगा है। क्योंकि ब्रांड सुनने के बाद आदमी ये नहीं कभी पूछता है कि भाई ये महंगा है या सस्ता है, क्योंकि ब्रांड ऑलरेडी ये चीज को किल कर चुका होता है।
सस्ता महंगा की वहां बात ही नहीं होती है। वहां होती है कि ब्रांड है तो ब्रांड है। जींस भाई 1000 का भी है, जींस 5000 का भी है। ब्रांड में जाके आप निगोशिएट नहीं करते। अगर आपको पैसे के वॉर में नहीं फंसना है तो आपको ब्रांड बिल्डिंग पे काम करनी है, वो एक अलग टॉपिक है। बिल्कुल। आपने कहा कि इनिशियल डेज में कोई फिक्स नहीं है। हाँ, कोई फिक्स नहीं है। और आपने भी जैसे एग्जांपल दिया कि वो शुरुआत से ही चार्ज कर रहे थे उस चीज को लेकर। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि सेल्स में, मार्केटिंग में, स्ट्रेटेजी में जो भी है, मुझे डे वन से कोई पैसा क्यों देगा? जैसे कुछ लोग करते हैं कि जो इनिशियल फेज में करते हैं कि शुरुआत से ही वो चार्ज करेंगे। ठीक है, तो वो एक बड़ा मुश्किल काम है कि आपने अभी तक कोई ब्रांड आप बने नहीं, पैसों की आप उम्मीद कर रहे हैं। क्या ये स्ट्रेटेजी सही है या पहले उन्हें अपने ब्रांड पे काम करने की जरूरत? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो भी बिजनेसमैन इस वीडियो को देख रहे हैं और ब्रांड बिल्डिंग पे काम करना चाहते हैं, ब्रांड ऐसा नहीं है कि आप ब्रांड कैसे बनता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांड बनता कैसे है। ये ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, ब्रांड कैसे बनता है? तो ब्रांड एक बड़ा सिंपल सा उसका तरीका है। अगर हम बोले सिंपल भाषा में, तो ब्रांड बनाने का सबसे आसान तरीका है भैया कि जो प्रॉमिस किए वो डिलीवर कर दो आप। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे ना, आपका पहला कस्टमर ही आपका ब्रांड बन जाएगा। आपने कुछ भी स्टार्ट किया, आपने प्रॉमिस किया और आपने उस प्रॉमिस को फुलफिल किया, और अच्छा केस तो ये होगा कि आप उससे ओवर और कर दिया। आपने जो प्रॉमिस किया था उससे भी आपने ओवर जाके कुछ डिलीवरी कर दिया। आपने प्रॉमिस किया था कि इतना दूंगा और आपने उसे X+1 दे दिया, तो ब्रांड बन जाएगा और वो आदमी आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा और वो मार्केट में जाके आपको ब्रांड को बताता है। देखिए, ब्रांड बनाना वाला चीज नहीं होती है। आप करेंगे तो मार्केटिंग ही ना। बिजनेस में क्या होता है, मार्केटिंग किया जाता है। ब्रांड तो अपने आप बनता है, ब्रांड कोई बना नहीं सकता है। बिजनेस में करने वाली चीज मार्केटिंग और सेल्स है। आप मार्केटिंग करेंगे, मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग करने से लीड आता है, कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है। चाहे आप अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर रहा है, आपके वेबसाइट पे जा रहा है, वहां से चीजें बाई कर रहा है। मार्केटिंग का यही काम है। या फिर आपका दुकान है, आपने मार्केटिंग किया तो कस्टमर आपके दुकान में चल के आ रहे हैं, आपके शॉप में, आपके ब्रांड में चल के आ रहे हैं। ये काम है मार्केटिंग का। वहां जो आदमी खड़ा है, जो सेल्समैन आपने रख रखे हैं, उस आए हुए बंदे से पैसा ले पा रहे या नहीं ले पा रहे, वो डील हो पा रही है नहीं हो पा रही, ये सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, दोनों चीज समझ गए। अब यहां कहीं ब्रांडिंग नहीं है। ब्रांडिंग तो आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो कस्टमर के दिमाग में बनता है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि सर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मैंने मार्केटिंग की और आपको सही में वो चीज रियलाइज हो गया। और जब मैं यहां से चला गया और आप मेरे पीछे अगर वो बात बता रहे कि नहीं भाई क्या बंदा था यार, जो मतलब कि था, मजा आ गया आज, ठीक है, तो वो मेरी ब्रांड बिल्डिंग आपने करी है, मैं नहीं कर सकता। माउथ पब्लिसिटी आपने किया है। ब्रांडिंग कुछ जानबूझ के ऐसा नहीं कर सकता। आप तो मार्केटिंग कर सकते हैं और आप अपने प्रॉमिस को निभा सकते हैं। वही प्रॉमिस आपका जो है अल्टीमेटली जाके ब्रांड बनता है। आपने अभी जो कहा उनमें से मैं दो चीजों पे बात करूंगा। एक ये कस्टमर लॉयल्टी और दूसरा कि अगर कस्टमर स्टोर पहुंच गया है, बिल्कुल, तो आप उसकी जेब से पैसा निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इन दो चीजों पे बात करूंगा। पहले तो ये कि मुझे ऐसा लगता है या मेरा अपना अनुभव ये है कि कस्टमर लॉयल्टी जैसी कोई चीज क्या अभी बची है मार्केट में, इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद भी? क्योंकि इंडियन माइंडसेट ये कहता है कि अगर ये चीज में 10 रुपए 20 रुपए सस्ती मिल रही है तो डजेंट मैटर मेरे लिए कि वो नया ब्रांड है कि पुराना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं टायर 1 इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। टायर 1 इंडिया एक अलग दुनिया है इंडिया में। मैं टायर 2 और टायर 3 की बात कर रहा हूँ। देखिए, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। और मैं तो हमेशा से ये बोलते आया हूँ कि भाई कोई दुकान, कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। छोटी तो ऑनर की सोच होती है बस। अच्छा, हाँ, छोटी तो बस ऑनर की सोच होती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर में लॉयल्टी नहीं है, इसका मतलब आप कस्टमर को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि मेरा कस्टमर कौन है, तो लॉयल कहाँ से होगा? भैया आप सबको गर्लफ्रेंड बनाना चाह रहे हैं, आपके लिए आप बोल रहे हो कि गर्लफ्रेंड मेरी लॉयल नहीं है, कैसे होगी भाई लॉयल? आपको पता ही नहीं कि मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, आप कमिटेड ही नहीं है। आप अपने कस्टमर को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने कस्टमर के लिए कमिटेड नहीं है, तो आपको कस्टमर की लॉयल्टी कहां से मिलेगी? मैंने जब आईफोन पे वीडियो बनाया था, जब 17 प्रो आया, तो मैंने उसका शुरुआत का लाइन बोला था कि इंडिया का आदमी अपना किडनी बेच देगा लेकिन आईफोन ही लेगा। और हम आईफोन यूजर हैं और आईफोन नहीं यूज करने से पहले आईफोन को गाली देते थे। जब आईफोन मैंने यूज कर लिया तो अभी भी कभी भी मेरा फोन हैंग होता है या फोन हीट होता है, जो कि जानते हैं कि आईफोन वाले का समस्या होता है। ये कभी भी सोचते हैं ना, तो भाई हर्ष भाई अभी भी नेक्स्ट आईफोन ही लेने का सोचते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम आईफोन की जगह दूसरे फोन को रिप्लेस कर दें। लॉयल्टी होती है क्योंकि आईफोन वाला समझता है कि मेरा कस्टमर कौन है। आईफोन वाले का आप सुनिए, जो उनके जो फाउंडर हैं, उनका विजन क्या है,
उनका विजन है कि मैं आईफोन नहीं बनाता, मैं फोन नहीं बनाता, मैं तो अपने कस्टमर के लाइफ को आसान करने के लिए गैजेट्स बनाता हूं। अब देखिए उसका थीम क्या है कि भाई वो मेरी लाइफ को आसान कर रहा है। चाहे हम एक क्रिएटर है तो हमको वीडियोग्राफी चाहिए, हमको फास्ट एडिटिंग करना है, हमको स्मूथ फंक्शन चाहिए, तो वो सारा चीज मेरा वो सॉल्व कर रहा है। चाहे मेरी प्राइवेसी की इशू है, चाहे मेरा सेफ्टी का इशू है, वो सब सॉल्व कर रहा है। जब आप अपने कस्टमर को समझने लगते हैं, जब उसमें घुसते हैं और कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो कस्टमर लॉयल होता है। मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा। 12 साल पहले एक आदमी एक कंपनी में काम करता था और हम लोग एक टॉक में बैठे हुए थे, भारत मंडपम, दिल्ली में एक भारत मंडपम है, और वहां पे वो गेस्ट पैनलिस्ट के रूप में आए हुए थे। और उन्होंने जो अपनी बात स्टार्ट करी उस कंपनी का जिक्र से स्टार्ट किया कि भाई मैं 12 साल पहले उस कंपनी में काम करता था और वो कंपनी इतनी अच्छी थी कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉय को 25 तारीख को सैलरी दे देती थी, 25 को, यानी कि कंपनी 5 दिन का भरोसा जताती थी कि भाई मेरा कस्टमर, मेरा एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के नहीं जाएगा। एम्प्लॉय भी कस्टमर ही होता है कंपनी के लिए। एम्प्लॉय भी जो है, कहते हैं कि एम्प्लॉय इज द फर्स्ट कस्टमर, तो वो नहीं छोड़ के जाएगा। और वही कारण है कि आज 12 साल बाद भी, उसका एक्स एम्प्लॉय होने के बाद भी मैं उस कंपनी का यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। वो कंपनी का नाम क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस। क्रेडिट कार्ड बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सबसे कहें तो कस्टमर सेंट्रिक, कस्टमर लॉयल्टी के नाम में सबसे 1 पे आता है। और उसका एक्स एम्प्लॉय यहां बैठ करके, और वो एक्स एम्प्लॉय कौन है पता है? वो अभी इंडिया के टॉप क्रिएटर है, नितिन जोशी। अच्छा, जो ब्रांड बिल्डिंग पे बात करते हैं। ब्रांड पे उन्होंने अपना, उनका एक कंपनी है एक्सोलेट मीडिया करके, तो एक्सोलेट मीडिया करके उन्होंने अपने कंपनी बनाई यही नोएडा सेक्टर 63 में, ठीक है। और वो उसका प्रचार कर रहे हैं और वही बता रहे थे कि देखो ब्रांड कैसे होता है, कस्टमर लॉयल है तब तो लॉयल्टी होती है। आपको बस कस्टमर, आपको पता होना चाहिए कि मेरा कस्टमर क्या है, हम प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं। लेकिन मैंने अगेन बोला ना कि अगर आपका मोटिव ही बिजनेस में आने का पैसा था, तो आप कहां से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस में आए हैं? आप तो सोच ही नहीं रहे, आपको तो बस अमीर बनना है, आपको तो भाई बहुत वेल्दी बनना है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ा वैसा है कि आदमी बिजनेस में पैसा कमाने ही आ रहा है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं और शायद यही आप लोगों का काम है उन्हें ये समझाना कि बॉस आप पैसा बाद में कमाना, पहले कस्टमर बना लीजिए। भाई ये पैसे का जो ट्रैप होता है ना, पैसे का जो रैट रेस होता है, वो कब पूरा होता है? आप किसी को भी मिलवा दीजिए जिसका माइंडसेट नहीं है, वो 5 साल पहले भी स्ट्रगल कर रहा था, आज भी स्ट्रगल कर रहा है। अगर उसका सोच सेम रहा तो 5 साल बाद भी मैं लिख के देता हूँ स्ट्रगल ही करेगा। क्योंकि पैसे कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। पैसे कमाना तो चोरी भी करके कमा सकते हो यार, ठीक है, जॉब करके कमा सकते हो, बिजनेस करके कमा सकते हो, जमीन व्यापार का कुछ भी कर सकते हो ना, बहुत सारे n नंबर ऑफ पैसा कमाने का। लेकिन आपको एक इथिकल तरीके से पैसा कमाना है, तो क्यों ना ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो। पैसा तो वहां भी बहुत कमाएगा। देखिए आज गूगल मैप्स है, अमेजन है, इतनी सारी चीजें हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और एक अच्छा प्रॉब्लम को उसने पकड़ा हुआ है। जितने ज्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करे उतना अमीर होता जा रहा है। इसमें बुराई क्या है? मैंने जो ये कस्टमर लॉयल्टी वाली बात कही, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपेंड उस पर भी करती है, बिजनेसमैन पर और ब्रांड पर, पूरी की पूरी ब्रांड उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरा एक दोस्त था, उसने अपनी एक बाइक सर्विस के लिए दे रखी थी, ठीक बात है। तो उसने मुझसे कहा कि मुझे वहां तक छोड़ देना, मैं उधर से बाइक लेके आ जाऊंगा। मैं उसके साथ चला गया। एक बजट डिसाइड हुआ था कि बॉस इस बाइक में इस बजट का काम है। अच्छा, इतना लगेगा, इतना लगेगा, ठीक है। फाइनल जब डिलीवरी का नंबर आया तो उन्होंने 1500 रुपए के आसपास उस पर बढ़ा दिए। अच्छा, जो बोला कि भाई इतना का काम बढ़ गया है। हाँ, ऐसा होता है बिल्कुल। कि 5000 का काम, तो बोले बॉस अब इसमें 7000 लगेंगे। ठीक है, 7000 लगेंगे। ठीक है। उसने कहीं और भी ट्राई किया हुआ था, तो उतने ही बजट का काम था। अब उसने जब उससे कहा रिपेयर वाले से कि बॉस आपने तो इतना कहा था, बोले नहीं इसमें ये हो गया, ये हो गया, तो वो वहां भिड़ने लगा। ठीक है, दुकान वाला। तो उसने कहा कि भाई ऐसे कस्टमर बनाओगे आप? अगर आपने एक कमिटमेंट दे दिया, आपने जब उसे रिव्यू करा था, देखा था, तो आपको पता था क्या क्या समस्या है। सही बात है भाई। वो बाइक छोड़ के आ गया, आपने वहां पैसा बढ़ा लिया। तो उसने कहा, तो उसका जवाब जो था सर्विस सेंटर वाले का, बोले कोई नहीं, तुम नहीं आओगे, कोई और आएगा। बस यही पे गेम है ना भाई। पकड़ लिया आपने बात, बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी है। जिस ऑनर के मुंह से ऐसा बात निकल जाए वो कभी बिजनेस नहीं बना सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे इवेंट मैनेजर्स को जानता हूँ जिनके मुंह से मैंने ऐसा सुना है। मैं बहुत सारे इवेंट, मैंने 500 इवेंट्स में आपने देखा होगा प्रोफाइल, तो आई वाज बीइंग अ पार्ट ऑफ, भगवान के दया से 500 इवेंट्स को मैनेज करने का या फिर होस्ट करने का, उसमें ट्रेनिंग देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। तो मैंने ऐसे कई इवेंटर्स देखे हैं जिनके मुंह से मैंने ये कहते सुना है, अरे नीतीश छोड़ ना यार, मार्केट में आदमी का कमी है,
ठीक है, तो ऐसे लोग कभी आदमी नहीं बना पाते, ऐसे लोगों के लिए कोई आदमी खड़ा नहीं हो पाता है सर। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, जो कि बाइक अगर जहां पे उसकी अगर सर्विसिंग होती है वहीं करवाता है। हाँ। और वो बोलता है कि भाई मेरा तो बुलेट है, मैं छोड़ के आ जाऊंगा और मेरे को देखना नहीं है। भाई वो बंदा इतना है, वो अपना समझ के करता है। होता ही है। हाँ भाई हमारे जो नाई हैं, हाँ, हम लोग वहीं से करवाते वहीं हैं, से कराते हैं। कपड़ा है जो वहीं से लवाते हैं। आप कहाँ कस्टमर लॉयल्टी की बात कर रहे हैं भाई? हम लोग सब आदमी लॉयल होना चाहते हैं, हमारे खून में लॉयल्टी है भाई। अगर हम लॉयल्टी नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बिजनेस ओनर को पूछना होता है अपने आप से, अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट करना, इसको बोलते हैं लिटमस टेस्ट, कि भाई मेरे कितने कस्टमर लॉयल हैं। तो आप ये सोचिए, अपने आप से पूछिए कि अगर मेरा दुकान बंद हो गया, अगर मेरा ब्रांड बंद हो गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो कितने कस्टमर हमको मिस करेंगे? उनको किस बात के लिए मिस करेंगे? अगर आपका आंसर मिल पा रहा है तो आप समझिए सही रास्ते पे हैं। ठीक, लोग आपको मिस कर रहे हैं। हमने एक दूसरी चीज पे जो हमें बात करनी थी कि आपने ब्रांड बना लिया है, कस्टमर स्टोर पहुंच चुका है, अब वहां जो सेल्समैन है वो पैसा निकलवा पा रहा है या नहीं निकलवा पा रहा है? क्या बात है। तो सेल्समैन को क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या उसके चैलेंजेस होंगे? कैसे उनसे वो बाहर निकले और बिजनेस कैसे लेके आएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मार्केटिंग का काम खत्म हो चुका है। कस्टमर दुकान पे आ चुका है या फिर आपके व्हाट्सएप पे आ चुका है। अब आप बात करनी है कि भाई हम ऐसा कैसे करें कि वो पैसा भी पे कर दे, यानी हमारा डील क्लोज हो। डील कैसे क्लोज होगा, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने जो अनुभव किया, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ भाई। मैं दुकान पे जाऊंगा, बैठा रहूंगा, समझूंगा, अपने भी कुछ लेके बात करना चाहूंगा, जो शॉपकीपर होता है, जो सेल्समैन होता है, दूसरा भी जो कस्टमर आ रहा है उसको भी देखूंगा। आप नोटिस कीजिएगा, आप खुद भी कीजिएगा। आप जाइए और मिठाई की दुकान पे, अगर अभी दीपावली वगैरह फेस्टिवल का टाइम आने वाला है, तो अब मिठाई है तो मिठाई पूछे कि भाई ये वाला अच्छा है, आप देखें बहुत देर तक देखें, ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है। मैक्सिमम जो सेल्स होता है ना, क्या बोलेगा कि सर दोनों अच्छा है, यही बोलता है, दोनों अच्छा है। जहां दोनों अच्छा बोला, इसका मतलब कि वो हमको नहीं समझ पाया। देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि आप बोलो कि ये अच्छा ये खराब है। भाई मिठाई का दुकान तुम्हारा, तो आपका सब अच्छा है। लेकिन अगर आप कस्टमर को समझते होते और आप सीधे ये ना बोल करके बोलते सर दोनों अच्छा है। मैं तो कई जगह जाता हूँ भाई, अच्छा ये समोसा कैसा है, अच्छा है ना सर, ये तो आप ना बताइएगा सर कि अच्छा है कि नहीं है। मतलब उसको पहले तो अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है कि मेरा ये अच्छा है, क्योंकि अगर हमने बोल दिया कि अच्छा है और सामने वाला खाया और बोला कि भाई ये तो अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम कैसे बोलते अच्छा, तो डरता है वो। तो यहाँ पे बात आई प्रोडक्ट नॉलेज, कि आपको अपने प्रोडक्ट का नॉलेज कितना है और उस पर भरोसा कितना है। अगर प्रोडक्ट पे नॉलेज भी है, भरोसा भी है कि भाई मेरे को भरोसा भी है, नॉलेज भी है, मेरा मिठाई है बहुत अच्छा है, अब सामने वाले से आप ये बोलने के बजाय ये पूछते कि सर जैसा मैं देख रहा हूँ आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं या फिर कम मीठा वाला पसंद करते हैं? तो नहीं भाई अभी तो मैं कम मीठा वाला ज्यादा पसंद करूंगा। तो भाई सर आपके लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। अब वहां पे अटैचमेंट हो गया कि भाई साला मेरे बारे में सोच रहा है बंदा यार, हमको रिकमेंड कर लिया। तो ये है सामने वाले कस्टमर को अगर आया है आपके दुकान में, तो आप अंदर एक क्यूरियोसिटी रखिए, आप उससे क्वेश्चन पूछिए, आप उससे समझने की कोशिश कीजिए उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्या चीज हम दें। जो अपने दुकान में तो बहुत सारी चीजें हैं भाई, तो हमारे दुकान में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसका नीड या वांट को फुलफिल कर सकता है। और मैं बताता हूँ, अगर आपने इतना कर लिया ना, तो अगर वो आधा किलो मिठाई लेने आया ना, वो 1 किलो 1.5 किलो लेके जाएगा भाई। उसको लगेगा कि भाई अच्छा घर जा ही रहे हैं, लेकिन बगल वाले पड़ोसी के लिए भी लेके चले जाते हैं दिवाली के टाइम में, और इतना अच्छा दुकानदार कहाँ मिलेगा। और बोल भी दिया कि भाई अभी जस्ट आया है सर, अभी जस्ट बन के ही आया है, तो इतना फ्रेश कहाँ से मिलेगा। तो वहां पे सिर्फ आपको मैं सेल करना नहीं सिखा रहा हूँ, आप अपसेल भी कर सकते हैं। 1 किलो की जगह 5 किलो भी बेच सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी। लेकिन आप बैठे हुए हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, आप रील देख रहे हैं, कस्टमर आया भैया हेलो, ध्यान भी नहीं दे रहा है। चूंकि आज हो रहा है, मैं फेस करता हूँ, हो रहा है, वो दुकान में लगा हुआ है, अरे नहीं है यार, उसको लगता है कि भाई मेरा दुकान थोड़ी ना है, हमको तो पगार उतना ही मिलना है, क्या होगा मेरा बेच करके, हम क्यों ध्यान दें। मैं एक ओनर की बताता हूँ, आपकी इस बात से मुझे ध्यान आया अभी। कुछ ही दिन पहले की बात थी कि मैं एक शॉप पे था, ठीक है, और मैं कुछ ले रहा था, तो उसने अपने उससे कहा, जो बॉय था दुकान में, कि भाई दे दो, वो कर रहा था। सही बात है। उसका एक दोस्त था, वो वहां बैठा था, ठीक है, वो उससे बात कर रहा था। पीछे से एक कस्टमर और आया, उसने पूछा भैया ये है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो उससे बात कर रहा था, वो उधर मेरा सामान निकाल रहा था। उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार में वो ये बोल के चला गया कि इस आदमी को अपने कस्टमर की चिंता नहीं है। ये बोलते हुए उसने सुन लिया, पकड़ लिया आपने। फिर उसने बुलाया उसे वापस कि बताओ थोड़ा टाइम तो लगता है। बोले बात बाद में ही कर लेते। सही बात है।
तो ये है कि अगर आप शॉप पे आए बंदे को, वो कहते हैं ना कि भगवान, ग्राहक तो भगवान है, बिल्कुल, और अगर आप भगवान की तरह ट्रीट नहीं कर रहे तो भगवान तो वापस बिल्कुल लौटेगा ही। बिल्कुल। तो सेल्स की हम बात कर रहे थे, आप स्टोर वो पहुंच चुका है, कस्टमर आ चुका है, कस्टमर कन्वेंस नहीं कर पाया, वो मान लीजिए कन्वेंस, उसके पास 4 ऑप्शन और थे उसने, बिल्कुल। अब अगर दिन में 4 कस्टमर आए और 3 को वो कन्विंस नहीं कर पाया, तो रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो कैसे उस रिजेक्शन रेट को कम करा जाए और कैसे खुद को मोटिवेट रखा जाए, क्योंकि आपके पास टारगेट होंगे अगर आप सेल्स में हैं। एग्जैक्टली। मंथ क्लोज हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल। कैसे, क्या चैलेंज हैं, कैसे वो उनसे बाहर निकले, कैसे अपनी सेल्स बढ़ाए और खुद को मोटिवेट रखे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप खुद मोटिवेट नहीं है कोई प्रोडक्ट बेचते हुए, एग्जैक्टली, तो वो बिकेगा नहीं। आपके दिमाग में टेंशन है, वाइफ की टेंशन है, बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, आप उस मूड से बैठे हैं, या आपने कहा कि एक एग्जांपल की फोन ही चला रहे हैं, आप रीली देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, आज जूस बेचने वाले के पास जाइए, आपको नोएडा में 10 में से 5 जूस वाले जो है गुटखा खाते हुए मिलेंगे। हाँ राइट। कोई उसको फिक्र नहीं है कि भाई हम गुटखा खा रहे हैं और जूस पीने आया है, कहाँ से, नॉलेज ही नहीं, कन्विक्शन भी नहीं है। और मैं तो फिर उस सेलर की भी गलती नहीं मानता, जो आपने बताया ना, हम उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपके इस क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई अब यहाँ पे दोस्त कई दफा तो उसका भी है, लेकिन कई दफा मालिक का भी है, क्योंकि मालिक खुद ही अनसीरियस हो चुका है। या तो उसके कई जगह से पैसे आ रहे हैं, उसको ये बिल्कुल चिंता नहीं है कि भाई मेरा ये दुकान कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि अगर कस्टमर रिटर्न हो रहा है आपको चुभना चाहिए सर, आपको हर्ट होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या नहीं है भाई, ये बगल वाले मिठाई वाले ऐसा क्या दे रहे हैं जो मेरे पास नहीं है, क्या इसको हम कैसे इसका हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाइए, कुछ क्वेश्चन पूछिए, रिसर्च कीजिए थोड़ा सा। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो मार्केट में आ चुके हैं, आप आउट ऑफ मार्केट जा रहे हैं, बगल में कुछ और चल रहा है, अभी दीपावली आ रहा है और सब लोग अभी लड्डू खोजेंगे, गणेश भगवान को चलाना है भाई, और आप लड्डू बेच नहीं रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? अब लड्डू लेने आएगा तभी तो आपको और भी मिठाई लेके जाएगा ना। तो अब क्या पता आपको लगे नहीं भाई हम तो जो बेचते हैं वही बेचेंगे, नहीं। कस्टमर रिटर्न जब हो रहा है, देखिए कहते हैं बिजनेस में कि एवरी कस्टमर जो सामान खरीदा वो तो है ही आपका, वो तो बहुत अच्छा है भाई, आपको बिजनेस दिया, लेकिन जो सामान नहीं खरीदा ना, वो बेस्ट आपका एक तरह से मार्केट रिसर्च वहां पे छुपा हुआ है। बेस्ट एनालिसिस आपको वहां से करना है आपको। तो हर रिटर्न कस्टमर चुनना चाहिए और समझना चाहिए, क्या पता हम कुछ गैप कर रहे हैं, हम कुछ रिसर्च में कमी कर रहे हैं, हम कुछ प्रोडक्ट हमको लाना होगा, इनोवेशन करना होगा, वो चीज पे अगर हम कोशिश करेंगे तो आप जरूर जीतेंगे। रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, इस पे मैं अभी आंसर करूंगा। रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिजेक्शन नहीं आएगा तो सेल्स मतलब समझिए कि दोनों भाई भाई हैं, यस और नो जैसे होता है ना, तो उसी तरह से सेल्स में रिजेक्शन भी होता है। मुझे लगता है जिंदगी में भी रिजेक्शन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली भाई, कहाँ रिजेक्शन नहीं है यार, कहाँ रिजेक्शन नहीं है। रिजेक्शन से कभी नहीं डरना है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना है। और अगर रिजेक्शन आपको नहीं मिल रहे तो फिर मान लो कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। ऐसा कौन सा चीज तुमने बना दिया कि सबको सेटिस्फाई कर दे रहे हो यार? भाई हमें हर मूवी पसंद आती है क्या? नहीं आती। हमें हर फोन पसंद आता है क्या? नहीं आता। हम इतने महंगे बड़े बड़े कंपनी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। आप देखिए, हम फोन भी लेने गए तो आपने जिसको सेलेक्ट किया, इसका मतलब वो चलो ठीक है आपने उसको पैसा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी को रिजेक्ट किया ना। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दुखी होकर अपना फोन बेचना बंद कर दे रहा है, इनोवेट कर रहा है। आपने मूवी और रिजेक्शन का जिक्र किया, तो एक मूवी जो सबसे ज्यादा चली और मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया देखने के बाद, सही बात। सैयारा। अच्छा, सैयारा आपको पसंद नहीं आई? सैयारा मुझे ऐसा लगा कि एक बबल था, ओके, मार्केटिंग और पब्लिसिटी का, और ऐसा बबल था जो उसकी मतलब उसमें सब आते जा रहे थे। उसकी पब्लिसिटी, मुझे लगता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मुझे कमाल लगी। मतलब मुझे ऐसा लगा देखने के बाद कि भाई इन्होंने जो बेचा है ना वो, और उसमें सबसे ज्यादा क्या बिका है, मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ, पर उसमें मुझे ऐसा लगता है कि माउथ पब्लिसिटी भी की है। वो जो रील्स बनी है ना, रो रहे हैं, गा रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि तो क्या ये सच नहीं था? मतलब मुझे स्टोरी में उतना दम मुझे तो नहीं लगा। कि गाने अच्छे थे, नो डाउट गाने अच्छे थे, लेकिन कि इतना इमोशन, इतना वो स्टोरी, मतलब अपना परसेप्शन है, अपना परसेप्शन। आप मैरिड हो? हाँ मैं मैरिड हूँ। ओके, तो अभी ये मत कहना कि आपको सैयारा देखनी ही नहीं थी। मैं तो देखो भाई, हर्ष भाई अलग कारण से मैं नहीं गया देखने, मुझे पता चल गया था कि कुछ रोमांटिक और ये सब कुछ उसमें ड्रामा है वगैरह वगैरह। तो बहुत पहले मैंने एक मूवी देखी थी, तेरे नाम। हाँ, तो ये सलमान खान का
वन ऑफ द बेस्ट मूवी मुझे लगा, जिसमें उसने रियल में एक्टिंग किया था। और उसके बाद एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। सलमान खान की 2 ही मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी अभी तक, ठीक है। हाँ, और बजरंगी भाईजान फ्लॉप थी शायद। खैर वो फ्लॉप, और पता है आपको कि जब क्राउड को कैसी चीजें चाहिए होती हैं, हाँ, तो क्राउड के लिए एक अलग चीज चलता है। लेकिन जो मूवी कई बार क्या होता है ना कि क्रिटिकल रिव्यू बहुत अच्छा जिसका होता है, कई बार वो मूवी फ्लॉप हो जाती है, ठीक है। जैसे मशान मूवी थी, इंडिया में फ्लॉप हो गई। हाँ, बहुत सारी मूवी है जो बाद में हिट हुई, बाद में री रिलीज हुआ या ओटीटी प्लेटफॉर्म। अंदाज अपना शुरुआत में नहीं चली थी, मैंने जो इंटरव्यू पढ़े हैं, और वो बाद में चली है। बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, इस मूवी का एग्जाम्पल समझ के ना सेल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। क्यों कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है, क्यों कोई मूवी हिट हो जाती है। कुछ मूवी में बड़े बड़े स्टार रहते हैं भाई, मतलब कि एक मूवी आई थी जिसमें आमिर खान और पता नहीं कितने स्टार थे, और वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप का कुछ सीन था। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हाँ, बहुत गंदा फ्लॉप हुआ था मूवी, है ना। तो आप कोई ब्रांड को लेके आ जाएंगे, इससे मूवी हिट हो जाएगी? नहीं, मुझे लगता है कि मूवी हिट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी कहानी, और आपका बिजनेस हिट करने के लिए ब्रांड की स्टोरी और आपके बिजनेस की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहानी बेचिए, आप सपने बेचिए ना। कहानी का मतलब क्या होता है कि कहानी है। ब्रांड आज देखिए, आप जितने भी एड्स देखेंगे सब में एक स्टोरी छुपा होता है, इमोशनल स्टोरी है। इमोशन को बेचना चाहता है, एक स्टोरी को परसीव करना चाहता है। तो सैयारा मूवी या जो भी मूवी, अभी कंतारा भी मूवी आई है, ये मूवी जो इतने करोड़ से कम तो नहीं बनता है, 100 करोड़ तो मिनिमम मान के चलिए आज के टाइम में मिनिमम बजट है, ठीक है। तो 50, 60, 100, 200 करोड़ लगा करके आप एक प्रोडक्ट रेडी कर रहे हैं। वहां पे क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आपका सिनेमा एक प्रोडक्ट है। अब आप चाहते हैं कि वहां पे कस्टमर आए, टिकट खरीदे और उसको सेल करे, मतलब बाई करना चाहते हैं वो उसको बाई करे। अब इसके लिए आप चाहते हैं इसमें कहानी है, इसमें अच्छा गाना है, फिल्म है, म्यूजिक है, एक्टर है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। सैयारा मूवी अगर हिट मान रहे हैं, मतलब मार्केट में जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखा रहा है कि वो मार्केट हिट है, इसमें जो स्टार था वो आई थिंक इसकी डेब्यू फिल्म थी, उसकी डेब्यू फिल्म, हाँ डेब्यू फिल्म, दोनों की डेब्यू थी। और एक चीज ये भी है मार्केट में कि भाई एक्टिंग अच्छी की है, लड़की ने तो शायद ज्यादा अच्छा एक्टिंग किया है, एक्टिंग के मामले में देखें। अब जो लोग एक्टिंग को अप्रिशिएट करते हैं उनको ये मूवी पसंद आई। जो लोग उस जोन में है, जिनका कुछ ऐसा पेन पॉइंट चल रहा है, हाँ, तो उनको जिंदगी में दर्द है, तो वो मूवी क्या की उसको ट्रिगर कर दिया। इसको भी बिजनेस में ट्रिगर्स बोलते हैं कि ऐसा कुछ चीज उकसा देना। अब यहाँ पे क्या है ना कि सैयारा मूवी देख के आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया ये नहीं है, सक्सेस इस बात में छुपा होता है हर्ष भाई कि आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। बात करना इसका मतलब कि उसने कुछ तो ऐसा बना दिया, या तो आपको चुभ गया हो, या तो बहुत अच्छा लग गया हो, या बहुत बुरा लग गया हो, या तो दोनों केस में। अब जिसको बहुत बुरा भी लगा है, तो आप समझिए कि हमें जिंदगी में या तो कोई चीज बहुत बुरी लगी है या बहुत अच्छी लगती है, और वही सेम चीज ऐसा हो सकता है ना कि किसी को बहुत अच्छी लगी, किसी को बहुत बुरी लगी है। और इंडिया में आप देखिए लोग कितने हैं, 150 करोड़ का पॉपुलेशन है। अगर आपने ऐसा किया है ना, तो मूवी तो अपने आप में यार 2-4 करोड़ लोग भी देख लेंगे तो बहुत हिट हो जाती है मूवी, बहुत हिट हो जाती है। तो मूवीज के एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को बनाने में बड़ा शिद्दत कीजिए, मेहनत कीजिए, जो उन्होंने किया है, स्टार ने मेहनत किया है। और जो माउथ पब्लिसिटी हुई, जो आपने बोला भी कि माउथ पब्लिसिटी हुई, यानी कि लोगों ने बात किया जाकर के, उन्होंने ऐसा बनाया जो कि जो जनरल ट्रेंड। इसके पहले एक मूवी आई थी भाई परम सुंदरी, इसके बाद आई है, हम लोग गए, मेरा भी बहुत शौक रहता है मूवी देखने का, बहुत उसमें लर्निंग मिलती है। बहुत वाहियात मूवी मुझे लगी, मतलब कोई स्टोरी नहीं, 5-6 लोगों को मिला करके मूवी बना दिया है। और अभी रिसेंटली मैं मूवी देखा हूँ कांतारा, जब से देखा हूँ अभी तक 10 लोगों को बता चुका हूँ, मैसेज कर करके भेज रहा हूँ भाई कि क्यों नहीं देखा अभी तक। मैंने भी नहीं देखा, आप जरूर देखिएगा। और उस बंदे ने जो ऋषभ शेट्टी जो उसने मूवी ने बनाया है, आप मान के चलिए भाई उस मूवी का डायरेक्टर भी वही है, उस मूवी का राइटर भी वही है, और मेन एक्टर भी वही है। समझिए उसको कितना कन्विक्शन है अपने पे। यहाँ पे जो कन्विक्शन जो वर्ड है ना, वो समझना चाहिए कि आपको उस प्रोडक्ट पे इतना कन्विक्शन है कि भाई कोई करे या नहीं करे, मैं तो करूंगा। और उसकी लाइफ की सबसे बड़ी, मतलब कि 125 करोड़ का बजट है उसका, और आई थिंक 600 करोड़ पार कर चुका है। सब कुछ क्या कमाया है भाई, क्या उसने रिस्पेक्ट अर्न करी है। बहुत अच्छी मूवी है। कन्विक्शन की बात आपने करी, सपने बेचने की आपने बात करी। मुझ जैसा आदमी या मेरे जैसे और जो देख रहे हैं, बिल्कुल, जिन्हें लगता है कि हम सेल्स के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, हम नहीं कर सकते ये वाली चीजें, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करें वो लोग अपनी जिंदगी में कि जो अपने अपने फील्ड में, क्योंकि कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा होगा, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, कोई कुछ और कर रहा होगा, लेकिन हम मानते हैं कि हम सेल्स नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करें? देखिए, मुझे तो हालांकि आपने सेल कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आप मुझे इतने अच्छे इंसान लगे
कि मुझे कभी Thank मौका you. मिलेगा तो मैं दोबारा आपके साथ बिल्कुल, बैठना बिल्कुल। चाहूंगा। थैंक यू। ठीक है, तो सेल्स ऐसा नहीं हो सकता इस दुनिया में कि कोई नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है। हर आदमी सेल्स कर रहा है। हाँ, शाहरुख खान सेल्स कर रहा है, अलक पांडे सेल्स कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर सेल्स करके गए हैं, Right. MS धोनी सेल्स करके गए हैं। राइट। जितने भी लोग हैं या तो अपना कला बेच रहे हैं, या अपना समय बेच रहे हैं, या कोई टैलेंट हुनर कुछ भी बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो हर आदमी रहा है। क्योंकि पैसा कहीं से अगर उसके पास आ रहा है, जो कि आना ही पड़ेगा, जिंदगी चल रहा है तो पैसा आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ वो सेल्स कर रहा है। अब बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम इस खेल को थोड़ा सीख ले, इस पे थोड़ा ध्यान दे दें, या फिर हमको हमेशा इसको ब्लॉक करते रहे। कैसे ध्यान दें, क्या ध्यान दें, बस। बताइए हमारे अब ये जो क्वेश्चन पूछ दिया आपने, ये तो सबसे पहला ही ओपनिंग कर दिया आपने कि भाई मैं तो खेलूंगा, हाँ। मैं तो इंटरेस्ट आ गया है, मैं तो सेल्स हाँ। सीखूंगा। तो सबसे पहले जिन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता, सबसे पहले किसी भी चीज को आप तभी सीखते हैं, किसी भी चीज को आप तभी जानने की कोशिश करते हैं जब आपको उसको पहले उसको लाइक करते हैं। ठीक प्रेम कैसे होता है? पहले लाइक करते हैं, फिर प्रपोजल देते हैं, कई बार रिजेक्शन मिलता है, लेकिन है। कोशिश करते रहते हैं तो जीत ही जाते हैं, जीत ही राइट? जाते हैं। सेल्स भी वैसा ही है। आप इसके फील्ड में इसको समझना शुरू करें। आप कुछ बुक, अगर आप बुक रीडिंग में शौक रखते हैं तो कुछ बुक्स मैं रेफर कर सकता हाँ, हूँ। रिकमेंड कर दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल। एक बुक है सेल्स में, देखिए इंडिया में एक बंदे हैं जिनका नाम है संतोष नायर, आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली इन आदमी का बहुत बड़ा फैन हूँ। ये जो जिराड है, प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र करके हैं। ये जो जिराड है, जिन्होंने सेल्स पे ही अपनी जिंदगी लगाई है। ये इन्होंने जीवन में 5-6 किताबें लिखी हैं और सभी सेल्स पे ही है। अच्छा। और ये इनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कार सेल करने का। ओके। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया हुआ है। अपनी जिंदगी में इन्होंने 13,001 कार सेल की है। 13,001। ओके। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हर दिन ये 4 कार सेल करते थे। 4 इनका रिकॉर्ड है। 1425 कार एक साल में इन्होंने सेल किया है। और मतलब सेल्स में भाई क्या कहानी है इनकी, और क्या लाइफ जीते थे ये, मतलब बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं। सेल्स में आप इनका एक और बुक है, जो लोग खास करके अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहा है, कोई कॉलेज का युवा यंगस्टर वीडियो को देख रहा है, तो इन्हीं का एक और बुक है जो मैं इससे ज्यादा अच्छा रहेगा, हाउ टू सेल योर सेल्फ। अपने आप को कैसे बेचें, क्योंकि देखिए मुझे भी बताइए कि कैसे बेचें, मैं नहीं बेच पा रहा हूँ खुद को। तो उसमें ये तो आपको बुक पढ़ लेना चाहिए। बहुत अच्छी बुक है, हाउ टू सेल योरसेल्फ, जिसमें खास करके जो इंटरव्यू या फिर कुछ अपने आप को, जैसे ट्रेनर है तो हम भी अपने आप को बेच रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट हम हैं। आप यहाँ पे अगर अपने आप को पॉडकास्ट है, जो भी आप चीज करते हैं, वहां पे प्रोडक्ट आप हैं। राइट। तो आपको कैसे इस पैकेज को तैयार करना है, इसकी मेंटरिंग, इसकी पॉलिसिंग कैसे करनी है, वो चीजें करना है, कैसे आपको हर अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहना है। इन्होंने एक बड़ा अच्छा चीज बताया है, जो आपको मैं एक पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि भाई बहुत लोग हैं, आ जाएंगे। वो दुकान वाला जो एग्जांपल दिया था, जो मेरे को इवेंटर्स ने बोला था कि भाई बहुत लोग हैं नीतीश, आ जाएंगे। इन्होंने एक बात बताई थी, इनका एक सिद्धांत है, 250 का सूत्र है, एक 250 का नियम। अच्छा। ये 250 का नियम क्या कहता है कि अगर आपने एक कस्टमर को निराश किया है तो आप 250 कस्टमर खो देते हैं। ओके। ऐसा कैसे? हाँ। इन्होंने पूरा इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर्स इन्होंने लिखा है। अच्छा। ये बोलते हैं कि भाई हम किसी के शादी में गए, पूछे भाई जो इवेंट कर रहा था कितने लोग आते हैं जनरली, आप तो करते हो 10 साल से इवेंट कर रहे हो, तो सर लगभग 500 लोग आते हैं। लड़की की साइड से 250 होता है और लड़का की साइड से 250 होता है। एवरेज बता रहा था। किसी के मरने में गया, कितने लोग खाना खाए भाई, तो 250 लोग खाना खाया। तो इन्होंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजों पर फिगर आउट कर लिया कि हर आदमी अपने जीवन में कम से कम 250 आदमी को तो इन्फ्लुएंस करता है। राइट। 250 लोग ही हैं जो मिनिमम एक फिगर वो पहुंच गए। अगर आप अच्छे लेवल का इंसान है तो उससे बहुत ज्यादा हो सकता है, 500 भी हो गया, जैसे मोदी जी वगैरह है भाई, लाखों लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बड़े कोई नामी लोग हैं, बड़े लोग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 250। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक कस्टमर को दुखी कर रहे हैं तो कम से कम 250 कस्टमर खो रहे हैं। पहले तो ये नियम याद रखना होता है। ठीक है। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इसमें कैसे तैयार करना है, कैसे माइंडसेट को तैयार करना है, अपॉर्चुनिटी कैसे तैयार करनी है। लेकिन उस सबसे बड़ा बात कि पहले इस प्रोफेशन से मोहब्बत करना स्टार्ट करिए कि भाई सेल्स करना है। और सेल्स में जो भी चीजें होती है, जैसे स्टोरी टेलिंग, अगर कोई पूछता है ना हर्ष भाई कि भाई मेरे को सेल्स अगर आता है कि नहीं आता है, या फिर अगर आप कोई कहता है कि मेरे को आता भी है, तो तभी मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। और कोई कहता है कि सेल्स नहीं आता, तभी मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ। दोनों के मैं बात नहीं मानता, क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन उससे पूछूंगा कि अच्छा नए लोगों को अप्रोच करने में तुम कितने कंफर्टेबल फील करते हो। आपने बोला कि भाई हम तो नए लोगों के साथ ही पॉडकास्ट करते हैं, मेरे को मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और आप तो आई थिंक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड से ही आते हैं। तो नए लोगों के साथ बातचीत शुरुआत करना एक स्किल है। ओके। स्टोरी सुनाना एक स्किल है। ऑब्जेक्शन को हैंडल करना एक स्किल है। राइट। अपने प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देना एक स्किल है। पब्लिक स्पीकिंग करना, 4 लोगों के सामने बैठ करके कुछ बोलना, वो एक स्किल है। तो अगर आप बोलेंगे कि सेल्स आता है या नहीं आता है, तो अगला सवाल यही पूछोगे कि इसमें से कौन सा आता है, कौन सा नहीं आता है। कौन सा नहीं आता।
अगर भाग रहे हैं तो हो सकता है कि किसी का ऑब्जेक्शन हैंडल करने में उसको दिक्कत होता होगा, हो सकता है कि उसको स्टोरी टेलिंग नहीं आती होगी, तो बस उसको पकड़ के अच्छा कर लेना है ना, उसको पकड़ के अच्छा कर लेना, आप आराम से अपने आप को बेचने लग जाएंगे। आप तो बहुत अच्छा स्टोरी सुनाते हैं, आप तो बहुत अच्छा लोगों से बात करते हैं, हो सकता है कि ऑब्जेक्शन, कोई आदमी है ऑब्जेक्शन से, तो इसका मतलब यह है कि उसने शायद अपने ऑब्जेक्शंस का लिस्ट नहीं बनाया है कि हम जब बेचने जाते हैं तो मेरे को कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं, और उसने फिर उसका आंसर तैयार नहीं किया है कि भाई इसका क्या आंसर होगा यार, इसका कैसे हैंडल करे। और शायद उसके जीवन में किसी सूर्या सर की कमी है, ऐसे बहुत सारे सूर्या सर हैं जो सेल्स से मोहब्बत करते हैं, ऐसे 3-4 लोगों से दोस्ती कर लेनी है आपको, जिसको सेल्स से मोहब्बत है, तो धीरे धीरे आपको भी सेल्स से मोहब्बत हो जाएगी और फिर आप भी करोड़पति अरबपति जो भी चाहे बन सकते हैं। आपने अभी जिक्र किया था बहुत सारी चीजों का, मैं एक चीज और लेके आ रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे नहीं पता, मैं उस फील्ड में नहीं हूँ। ओके, लेकिन मैं कुछ करने वालों को जानता हूँ, ठीक है, तमाम चैलेंज हैं, और मतलब नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप देखें सोशल मीडिया पे एक मजाक बन चुका है। बात तो सही है। मतलब मैं उस प्रोफेशन, क्योंकि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने शायद इतना बुरा समय देखा है, जिन्होंने इन्वेस्ट भी करा, मान लीजिए वो होता है चेन सिस्टम है ना, बिल्कुल, तो जो चेन में जुड़े उन्होंने कुछ नहीं पाया, अधिकतर रेशो ये रहा, जो ऊपर वाले थे भले ही उन्होंने कमा लिया हो। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा मजाक नेटवर्क मार्केटिंग का बनता है। बिल्कुल। क्या वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग में जो सपने दिखाए जाते हैं, इसे मैं उससे भी जोड़ना चाहूंगी, हम सपनों की बात कर रहे थे, अच्छी बात, तो वही सपने नेटवर्क मार्केटिंग में बेचे जा रहे हैं जिनके हम जिक्र करते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की जो टारगेट ऑडियंस है, अगर उनके वो देखो आप, जो सेमिनार टाइप होता है, 12th पास आउट या उस तरह के बच्चे, उस तरह के लोग जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, वो एक सपना देख रहे हैं। क्या बात, उस सपने से जुड़ के, मतलब उन्हें सपना दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा कर सकते हो। जिस घर में रोटी की कमी है, आप वहां अगर गाड़ी या बाइक का सपना दिखा दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सही बात है। ठीक है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे देखते हैं, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। ये टॉपिक वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है, और जब भी सेल्स की बात आती है तो इस टॉपिक का कहीं ना कहीं जिक्र हो ही जाता है। मैं इसका दूसरा पहलू आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, नेटवर्क कौन नहीं बना रहा है? क्या मोदी जी नेटवर्क नहीं बना रहे? आप, हम सब बना रहे हैं, सब बना रहे हैं भाई। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो नेटवर्क के लिए बैठे हैं। नेटवर्क बनाना से अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं था। जब कोविड का टाइम याद कीजिए, वहां पे जिसके स्ट्रॉन्ग नेटवर्क थे उसको सपोर्ट मिला है, वो बचा है, वो ऑक्सीजन कमी नहीं हुई, जो भी चीजें हैं। तो नेटवर्क बनाने में कोई बुराई नहीं है, ये बात तो फैक्ट है। अब बात करते हैं कि एक ऐसा फैक्ट है जो शायद कई लोगों को डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूं आपको। जिस देश में गरीबी है और बेरोजगारी है, वहां पे आप कितना भी चाह लें कि नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो जाए, वो कभी खत्म नहीं होगा। बेरोजगारी अपने आप नेटवर्क मार्केटिंग को जन्म देता है। कैसे? अगर किसान की बात करें तो किसान कोई बनना नहीं चाहता, या जो किसान है मजबूरी में किसानी कर रहा है। आप, मेरे चाचा जी किसान हैं, उनसे पूछ के देखिए, अपने बेटे को, अपने बेटी को कभी किसान नहीं बनाना चाहता। तो ये देश किसान नहीं बनाना चाहता। अब ये देश जॉब करेगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, 2 ही तरह का जॉब होता है भाई। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब टोटल मिला के 1.5 करोड़ है, सब मिला दीजिएगा तो 1.5 करोड़ जॉब है। और प्राइवेट जॉब कुछ कुल मिला दीजिएगा तो लगभग जो एमएसएमई, और अभी हालांकि बहुत अच्छा बना है, एमएसएमई बहुत ग्रो कर रहा है। मैं कुछ दिन पहले एमएसएमई के बहुत बड़े इवेंट में भी गया था। तो मुझे जानने के लिए मिला कि लगभग एमएसएमई जो है, लगभग 6.5 करोड़ एमएसएमई है इंडिया में, जो कि कुल मिला के लगभग 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, एक अच्छा फिगर है। बट ये 11-15 करोड़ को भी हटा दिया जाए और उधर से 1-1.5 करोड़ को हटा दिया जाए तो 17.5 करोड़ लगभग, ये मान के चलिए 16-17 करोड़ है। इसके अलावा बाकी के यूथ क्या करेंगे? क्या वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करते रहेंगे या प्राइवेट जॉब का प्रिपरेशन करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो वो चोरी करेंगे, वो कुछ ऐसा काम करेंगे जो इलीगल है, वो चरस पिएंगे। कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में सपने तो बेचे जा रहे हैं ना, कुछ खराब चीज तो नहीं बेचा जा रहा है। अभी मैं कार से यहाँ पे आ रहा था, कैब से, तो कैब वाले ने बताया कि भैया इस कार जो बैठे हैं ना आप, इस कार में जस्ट लगभग 1 सप्ताह पहले की बात है, ये कार मेरा भाई चलाता है और ये कार चोरी हो गया था। अच्छा, कार चोरी हो गया था। और बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी सुनाया कि कार चोरी हुआ लेकिन कार में मेरे जीपीएस लगा हुआ था। आजकल वो कार में सब जीपीएस वगैरह लगा के रखते हैं। और कार हमने लगभग 25 से 30 मिनट में पकड़ ली।
मैंने बोला भाई कैसे हुआ? बोला कि भाई 12:30 बजे की घटना है, नोएडा की ही बात है, और ये घटना ऐसे घटी, और उसके पास वो था, मतलब कि क्या बोलते हैं, नकली जो गन होता है, ठीक है, तमंचा जो भी था, तो वो उसने भाई को मारना चाहा भाई, अच्छा, लेकिन 2 बार मिस फायर हो गया। समझिए कि कौन बचा रहा है उसको, लेकिन उसको खुन्नस आ गई होगी, उसने बस वो लोहे का होता है, मार के उसका सर फोड़ दिया भाई का। अब गाड़ी लेके भाग गए इसको उतार करके, फोन भी छीन लिया इसका। अब वो भागे, अब बोले कि जैसे हुआ तो भाई कहीं से किसी से मांग के फोन ऑन किया कि भाई ऐसा हुआ है, हम लोग भाई यहाँ से बिलोंग करते हैं, तुरंत 5-6 आदमी को इकट्ठा किए, कार और बाइक और जीपीएस ट्रैक किए। 25 मिनट में, उस जीपीएस में एक फैक्टर भी होता है कि जीपीएस से ही आप कार को बंद कर सकते हैं। अच्छा, है ना, तो उसने अच्छा वाला जीपीएस लगवाया हुआ था, तो उसने कार को आफ्टर 20-25 मिनट्स, वो लोग 10-15 किलोमीटर दूर जा पाए थे, उन्होंने बंद कर दिया। अब बंद हो गया तो कार स्टार्ट नहीं हो रहा, तो मजबूरन जो है उस आदमी को, जो चोर थे, 3 लोगों का ग्रुप था, वो छोड़ के भागना पड़ा। अब देखिए वो चोरी कौन कर रहा है, किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, उसको लगता है कि चोरी से आसानी से पैसा आ जाता है, मंग कोई आप चल रहे हैं, कोई चेन छीन ले रहा है, कोई ये कर ले रहा है। तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव है जो मैं देखता हूं। आप इसको ऐसे बंद नहीं कर सकते, जैसे इंडिया में कई बार पॉलिथीन बंद करने का बात हो चुका है, लेकिन बंद होता है क्या? नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा ना, रिप्लेसमेंट होता है सर, अल्टरनेट देना आप पड़ेगा। उसको अल्टरनेट नहीं देंगे तो क्या करेगा भाई? तो नेटवर्क मार्केटिंग बंद नहीं हो सकता। अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो मजाक बना है, वो मजाक लोग बनाते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा, देश में आज जो भी स्पीकर्स हैं, जो सोनू शर्मा को देखिए आप, ठीक है, हर्षवर्धन जैन को देखिए, इतने लोग फॉलो करते हैं, उनको गुरु मानते हैं, संदीप माहेश्वरी भी, आई थिंक कि उनके बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन और जो भी स्पीकर्स है ना, 90% ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम द नेटवर्क मार्केटिंग बैकग्राउंड। भाई वहां पे पर्सनालिटी पे काम होता है, वहां पे बोलना सिखाया जाता है, वहां पे ऐसी चीजों को बेचना सिखाया जाता है जो कि है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट? इट्स अ वेरी टफ जॉब, लेकिन अगर कोई 1-2 साल डेडिकेटेड उसमें काम करता है तो एक इंसान बन सकता है, और फिर वो किसी कंपनी में काम करेगा तो बेहतरीन सेल्समैन बन सकता है, पैसा बना सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में। पैसा जो इसका सिस्टम है, इसमें सिर्फ 5% या 2.5%, 3%, 4% लोग ही बना सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा है। ओके, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ये मत सोचिए कि पैसा नहीं बना पाया तो कुछ और नहीं बना पाएगा। नेटवर्क बना लिया है, कुछ और बना पाएगा, लेकिन पैसा तो सभी, क्योंकि पिरामिड है ना, पिरामिड में क्या कहता है, पिरामिड में जो टॉप पे बैठे लोग हैं वही पैसा कमाएंगे, इंसेंटिव तो उसी के पास आएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, लेकिन पैसा सब लोग नहीं बना पाएंगे, ये तो एक फैक्ट है। क्योंकि आप देखो, मतलब मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके थोड़ा सा ये कि आप जो सपने दिखा रहे हो ना, बिल्कुल, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा कि सपने नहीं देखने या दिखाने चाहिए, बट बस सपने दिखा के उन्हें जो टूटते हैं, बिल्कुल, आप उसे ये नहीं कह रहे हो। बिल्कुल, अगर सपोज कि मेरे घर में अगर रोटी नहीं है और आप मुझे कह रहे हो कि आप यहाँ मेहनत करो रोटी आ जाएगी, बिल्कुल समझ में आता है, समझ में आता है। आप कह रहे हो मेरे घर में रोटी नहीं है लेकिन तू BMW खरीदेगा, हाँ, नहीं, ये गलत है सर, ये गलत है, और सरकार ने इस पे आई थिंक बहुत जो गवर्नमेंट अभी एक्ट कर रही है, उसने 2011 में कुछ बहुत हैवी कानून भी बनाया था। अच्छा, और अभी तो बहुत ज्यादा इसका स्कैम भी चल रहा है इसके नाम पे। कुछ कम्युनिटी प्लान होते हैं जिसमें मनी रोटेशन होता है, फॉरेक्स और क्रिप्टो आने के बाद ये मार्केट और गंदा हो चुका है। क्योंकि वहां पर अब पहले तो होता था कि चलो ठीक है, ये चीजें करनी है, ये शर्ट पैंट का कपड़ा है, आपको ये बेचना है, 3 शर्ट मिलेगा, इतना का प्लान है। अब तो है कि भैया तुम $250 लगा दो और तुम्हें मंथली इतना % इंटरेस्ट आते रहेगा और ये चलेगा, मतलब बिल्कुल ही लालच। मतलब उसका जो पूरा सेंटर में आने का जो फोकस ही रख दिया गया है कि भाई पैसा कमाना है, जो कि पैसा कमा कोई नहीं पाता। वो मार्केट में आएंगे, मार्केट में मैक्सिमम लोगों का पैसा जब इकट्ठा होगा तो 3 साल, 2.5 साल, 2 साल में मार्केट से वो गायब होंगे, करोड़ों रुपए का चपत होगा और फिर ऐसी चीजें होंगी। तो बहुत सचेत रहने की जरूरत है। अगर आप कुछ ऐसा करना भी चाहते हैं तो पहले आप उनके प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए कि उनका प्रोडक्ट क्या है, क्या कोई कोर्स है। जैसे एक कंपनी है iDigitalPreneur, मैं नाम लेना चाहूंगा, बीज गुरुकुल भी एक कंपनी है। तो ये सब क्या है, एफिलिएट मॉडल भी चलता है इसमें। जब आप इंडिपेंडेंटली देखो क्या होता है ना भाई हर्ष भाई, कि अगर आप एक कंपनी बनाते हैं तो आप सबको जॉब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जॉब देंगे, अगर उसको तनख्वाह आपने फिक्स कर दिया तो वो तो सोचेगा कि भाई मेरा तनख्वाह तो आएगा, अब हम काम करें या ना करें। इसलिए ये सब टाइप का मॉडल बनाया गया है ताकि उस पे ये होता है कि भाई आप कमीशन करो, आप जैसी बिजनेस फायदा करवाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो कंपनी इस तरह के मॉडल जिसको एफिलिएट बोलते हैं, आप देखिए अमेजन और फ्लिपकार्ट आप यूज करते होंगे, इन दोनों का एफिलिएट प्रोग्राम है। आप एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आपने माइक से शूट किया, आप कोई ये अच्छा सा ब्लेजर पहने हुए हो, आपने ये मोदी जैकेट लगाया हुआ है, अब इसको आप प्रमोट कर रहे हो और आपको कस्टमर को इतना अच्छा लग रहा है कि आप बोल रहे हो भाई कि अगर आप चाहते हो बाई करना तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने अमेजन उसका लिंक दिया हुआ है, मीशो पे का एफिलिएट प्रोग्राम है। तो आप उस तरीके की चीजों को बेचो। लेकिन अगर आपको बेचना तो होगा भाई, अगर आप सेल्स जो हम लोग बात भी कर रहे हैं ना, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बेचना ही होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग बेचता है, वहां पे ड्रीम्स बेचता है, अपने आप को बेचता है। लेकिन ये चीजें फैक्ट है,
इसका एक समझना चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक। लालच में पड़ के कहीं भी जाएंगे तो हर जगह नुकसान है, चाहे वो कंपनी में जॉब के जाएं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएंगे कि भाई मेरे को बहुत पैसा, बहुत पावर, ये सब मिल जाएगा, लालच तो हर जगह आपको धोखा ही देगा। और तो चलते चलते एक सवाल आपके ही, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आए हैं उससे पहले मैंने पढ़ा था कि काफी सारे बिजनेस किए। अच्छा, तो उन बिजनेस से आपने जो सीखा वो आप हमारे दर्शकों को और बताते चलिए। देखिए, इंडिया में बिजनेस का दौर आ चुका है, और इंडिया अगर बात कर रहा है, मोदी जी इस पर बात कर रहे हैं कि वी हैव टू बिकम द सुपर पावर, वी हैव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय द एंड ऑफ 2047, राइट। तो उसका रोड मैप भी उन्होंने यही दिया है कि हम इंडिया को एक बिजनेस हब, बिजनेस इकोनॉमी में कन्वर्ट करेंगे। आप देखिए सेमीकंडक्टर्स में कितना अच्छा इंडिया काम कर रहा है, इनका हब भी ओपन हो चुका है, डेटा सेंटर्स हमारे यहाँ बन रहे हैं, राइट। बिजनेस तो कोई भी करता है, चाहे आप शार्क टैंक में जिसको भी देखेंगे सब यही बताता है कि भाई मेरे 4-5 बिजनेस फेल हुए हैं। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और रिजेक्शन भी पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको भी किसी कंपनी ने रिजेक्ट किया है। और अगर कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है तो आपका कस्टमर आपको रिजेक्ट कर रहा है, तो वो भी तो रिजेक्शन है, राइट। लेकिन मेन बात है कि आप उस रिजेक्शन से सीखें, आप बिजनेस के फंडामेंटल को सीखें, सेल्स क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड स्टोरी कैसे बनाते हैं, एमएस कंसल्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे आज हर आदमी वायरल होना चाहता है, वहां पे आपको सेल करना चाहता है, तो कैसे हम कंटेंट बनाएं, अपने कस्टमर को समझना स्टार्ट करें, उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कंफ्यूजन क्या है, आप लोगों का मदद करना शुरू करें। और इसलिए मैं बोलता भी कई बार कि सेल्समैन को सेल्समैन की तरह नहीं, एक हेल्पमैन की तरह सोचना चाहिए। अगर आप हेल्पमैन की तरह सोचेंगे तो आपका काम बहुत आसान है, लेकिन आप ये सोचेंगे कि पैसा कैसे निकालना है, तो इसमें दिक्कत होता है। बिजनेस की लर्निंग बहुत सारी रही, और वही मेन रीजन भी था कि आई केम इनटू दिस बैकग्राउंड। मेरा कोई एमबीए नहीं है, मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी हूं, मैंने बीटेक किया हुआ है, मैंने एमटेक एनआईटी भोपाल से किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अपने और अपने कुछ दोस्तों के बिजनेस बंद होने के कारण, और मेरे भी कुछ बिजनेस फेलियर होने के कारण से मैंने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और मुझे समझ में आया कि भाई ये तो समुद्र है और इसको सीखना ही होगा। मेरे पापा टीचर थे स्ट्रगलिंग टाइम में, तो कहीं ना कहीं एक टीचर का भी गुण आया, भाई पब्लिक स्पीकिंग अच्छी लगती थी। जब चैनल बनाया मैंने यूट्यूब का, तो फिर वहां से फिर हम कंटेंट क्रिएशन पे आ गए। फिर सोचा कि भाई कैमरा के सामने तो कोई भी बोल सकता है, चलो उतर के कस्टमर को फेस करते हैं, कोचिंग में चलते हैं, स्कूल में चलते हैं, कॉलेज में चलते हैं। फिर मैं कॉलेज में जाने लगा, वहां पे कस्टमर को, यानी कि कस्टमर कौन, कस्टमर जब मैं बोल रहा हूँ तो आप समझिए कि हर आदमी कस्टमर है, आप राइट, आप भी मेरे कस्टमर हैं। जो भी मेरा एक पोटेंशियल कस्टमर बन सकता है, आगे हमको बिजनेस दे सकता है, कोई ट्रांजैक्शन हो सकता है, और ट्रांजैक्शन कई तरह का होता है, सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन नहीं होता, इमोशन का भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप इसको ऐसे देखें तो ये कमाल की चीज है, आप इससे मोहब्बत करें, और ये फिर बिजनेस करना ये सब बहुत आसान होगा आपके लिए। तो बिजनेस करना बहुत आसान होगा, और तमाम तरह के चैलेंजेस पर हमने बात की, तमाम तरह के इश्यूज पर हमने बात की, और उम्मीद है कि आप लोगों के जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि सारे सवालों के आपके जवाब आपको कमेंट में मिल सके। तो थैंक यू सो मच, समय देने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।